मिश्रा एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय द ब्रिलियंट फाउंडेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। जैसा कि आप देख सकते हैं नाम में ही इसके क्वेश्चन है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी सब्सटेंस हम देखते हैं, चाहे वो मटेरियल हों, चाहे वो कपड़े हों, खाने की चीज़ें हों, ये सारे के सारे प्योर हैं या फिर ये मिक्सचर है, कंपाउंड है, ये क्या है, इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग कैसे करें। एक मिक्सचर है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसमें बहुत सारे चीज़ें कंपोनेंट मिलकर हैं, तो मेथड ऑफ सेपरेशन क्या होगा, बहुत अलग अलग तरीके के मेथड ऑफ सेपरेशन हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर शुरू करने से पहले हम इस बारे में बात कर लें कि सब्सटेंस यानी कि मैटर को कितने हिस्सों में बांटा जाता है। पिछले क्लास में भी, पिछले चैप्टर में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि मैटर को हम अलग अलग तरीके से बांटते हैं। यहाँ भी हम एक बार उसे रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे मैटर को पहले हम दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट वन इज प्योर सब्सटेंस और दूसरा हम कहेंगे मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। उसके बाद प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस में मैं लिख दूं फर्स्ट वन विल बी एलिमेंट एंड सेकेंड वन विल बी मॉलिक्यूल या कंपाउंड कर देते हैं इसे। यहां एक्चुअली में मुझे लिखना चाहिए मॉलिक्यूल। और मिक्सचर दो तरीके के हम पढ़ने वाले हैं। पहला होगा होमोजेनियस और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस इसे हम कहते हैं समांगी और हेट्रोजेनियस इसे हम कहते हैं विसमांगी। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस दो तरह के मिक्सचर हम पढ़ते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन यानी कि विलयन, और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में हम पढ़ते हैं सस्पेंशन यानी कि निलंबन। अब इन दोनों को मिलाकर बनता है कोलाइडल। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो पार्ट इसके कर देते हैं हम। इसमें इसे दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट यानी कि विलेय और सॉल्वेंट यानी कि विलायक। इसे विधायक ना समझें, ये विलायक है। तो ये हो गया मैटर का चार्ट। मैटर को दो पार्ट में हमने बांटा। पहला हो गया प्योर और दूसरा हो गया मिक्सचर। प्योर में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड यानी कि तत्व और यौगिक जिसे कहते हैं हम। एग्जांपल आप देख सकते हैं आयरन, निकेल, कार्बन और यहाँ O2, O3, Cl2 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और एलिमेंट्स हैं ये, यानी कि तत्व हैं। इधर होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दो टाइप के मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर में सॉल्यूशन को पढ़ेंगे और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में सस्पेंशन को पढ़ेंगे यानी कि निलंबन को पढ़ेंगे। उसके बाद इन दोनों से मिलकर, इन दोनों की प्रॉपर्टी वाला होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट होते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसे आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हम शुरू करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर से। मिक्सचर की बात शुरू करेंगे और मिक्सचर हमने दो टाइप के, तुरंत हमने पढ़ा कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। सो पहले शुरू करते हैं हम। होमोजेनियस मिक्सचर, ये एक ऐसा मिक्सचर है, दीज आर द मिक्सचर्स इन विच components are mixed in, या मिक्स लिखें यूनिफॉर्मली,
जो कंपोनेंट्स उसमें मिक्स्ड हुए हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हुए हैं। एग्जांपल हम देखें कि यूनिफॉर्मली का मतलब हम लिख दें कि एक समान रूप से इसमें कंपोनेंट्स मिले हैं। एग्जांपल लिखते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अगर हम किसी बीकर में चीनी या नमक मिलाते हैं पानी के अंदर, यहाँ हम लिखेंगे वाटर प्लस सॉल्ट। पानी और नमक हम मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि किस जगह पर कितना नमकीन है पानी, ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। हर जगह हमें एक इक्वल सॉल्ट जो हम कहते हैं टेस्ट हमारे पास यूनिफॉर्म होगा। इस तरह के मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एक जैसे मिलावट। पानी में अगर मिट्टी घोले तो वो मिलावट होमोजीनियस नहीं कहलाएगी, क्योंकि पानी के में मिट्टी की अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग डेंसिटी होती है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, तो वो हम नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम यहाँ पर वाटर और सॉल्ट को लेकर चल रहे हैं, तो पानी में जब हम मिठास घोलेंगे या नमक घोलेंगे तो हम वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक समान पूरी के पूरे पानी में मिल जाता है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस की। A mixture in which components are mixed non-uniformly। इसका मतलब हुआ कि हमने किसी चीज को घोला, किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को घोला, किसी जैसे कि पानी है, पानी में हम कुछ ऐसा सब्सटेंस मिला दें जो कि एक जैसा ना लगे। कहीं पर जैसे मान लो चीनी का एग्जांपल लें, तो चीनी हम घोलते हैं तो एक जैसी मिठास होती है। हम ऐसा कुछ घोल दें जिससे कि वो जैसे मिट्टी पानी में हम घोलें तो मिट्टी की लेयर अलग अलग होती है। पानी में हमें दिखेगा कहीं पर ऊपर जो डस्ट पार्टिकल जिनकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, फिर पानी का रंग हो जाएगा ब्राउनिश, वहाँ पर कुछ सॉल्युबल पार्टिकल्स होंगे वो घुल जाएंगे, और कुछ मिट्टी थोड़ी देर के बाद वो स्टेबल होकर नीचे बैठ जाएगी। तो मिट्टी की अलग अलग लेयर अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रही है, इसलिए इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली मिलाते हैं। जैसे कि हमारे पास मिक्सचर जो हम खाते हैं उसमें भी नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं चीज़ें, बादाम, कैशू नट्स, ये सारी की चीज़ें उसमें नॉन यूनिफॉर्मली बस मिला देते हैं यूं ही, कुछ थोड़ा सा ये लिया थोड़ा सा वो लिया, इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एग्जाम्पल हम लिख लें, वाटर एंड सॉइल, यानी कि पानी और मिट्टी के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ये हो गया विषमांगी और ये हो गया समांगी। कॉपी करें इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन किसके अंदर आएगा? होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी कि विलयन। तो लिखेंगे इट इज होमोजेनियस मिक्सचर, यह एक समांगी मिश्रण है। लिखेंगे ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स इन इट, दो या दो से अधिक अवयवों को के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो अब इसमें जैसे मान लो एग्जांपल मैं लेता हूं, वाटर प्लस शुगर प्लस सॉल्ट, या वाटर प्लस सॉल्ट प्लस लेमन। नींबू पानी का एग्जांपल हम ले रहे हैं, और ये नमक पानी चीनी जो कि इलेक्ट्रॉल के घोल, ORS के घोल की प्रॉपर्टी रखता है। यहां देखो आप, ये जो वाटर वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और ये दोनों पार्ट हो जाते हैं सॉल्यूट। कैसे पहचानेंगे? सॉल्वेंट वैसे मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं विलायक और इसे कहते हैं विलेय। कैसे पहचानेंगे? तो सॉल्वेंट जो होता है, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। सॉल्यूट की बात करते हैं, इट इज अवेलेबल in lesser quantity
यह कम मात्रा में पाया जाता है और ये ज़्यादा मात्रा, जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होती है, जिसका क्वांटिटी कम होती है, उसे कहते हैं सॉल्यूट। ये हो गए सॉल्यूशन की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्यूशन में क्या क्या खासियत है उसकी, क्यों हम नमक और पानी और चीनी को घोलें तो उसको देख नहीं पाते चीनी के पार्टिकल्स को, ऐसा क्यों। इस तरह से यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर की एक्चुअली हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं, विशेषता क्या होती है समांगी मिश्रण की, वही बात हम अब करने वाले हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो पहला लिखेंगे हम, लिखते हैं हम, हेडिंग डाल दें, हेडिंग डालें हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलयन की विशेषता। इसका पहला पॉइंट हम लिखें पार्टिकल्स इन इट आर अवेलेबल या आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज, रेडियस 10⁻⁹ मीटर, 1 नैनोमीटर के बराबर की रेडियस होती है इसकी। दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, सिर्फ आंखों से हम देखना चाहें तो हम उन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। पानी में चीनी घोलने के बाद हम चीनी के पार्टिकल्स को देख तो नहीं सकते, वो क्या होता है, पानी के अंदर जो स्पेस है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है और उसमें चीनी जाके घुल जाती है, उसमें चीनी जाके बैठ जाती है। तीसरा हम लिखें लाइट रेज कैन पास थ्रू इट, प्रकाश की किरणें उससे आर पार होकर जा सकती हैं। और क्या लिखे हैं, द पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन, द पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर किसी बर्तन में पानी और चीनी हमने घोला, ये हो जाएगा वाटर, पानी और चीनी को घोल दें और थोड़ी देर के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि चीनी तली में बैठ जाएगी, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाती है क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसलिए उसमें जो पार्टिकल यानी कि सॉल्यूट जो हमने घोला पानी के अंदर, वो नीचे तली में नहीं बैठती। वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी है कि हमने कुछ भी घोला, सॉल्यूट अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर हम डिसॉल्व कराते हैं तो वो तली में नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे कि पानी और मिट्टी का एग्जाम्पल लिया, आटे का घोल हम बना दें, पानी में थोड़ा सा आटा अगर हम घोल दें तो तली में नीचे बैठ जाता है क्योंकि सॉल्युबल नहीं है। उसे हम देख सकते हैं कि हाँ पानी के अंदर वो पार्टिकल है, यहाँ हम नहीं देख सकते। चीनी के जो पार्टिकल पानी में घुलेंगे वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हमें नॉर्मली नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तब जाके वो दिखेंगे। इसे कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कितनी स्ट्रेंथ है। हम पानी में चीनी मिलाएं और उसमें चीनी की मात्रा यानी कि क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो उससे क्या होगा, मिठास उसमें बढ़ती जाएगी। ये बताता है हमें कि पानी में सॉल्युबिलिटी यानी कि पानी में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने घोला, जो हमने सॉल्यूट उसमें मिलाया, चीनी मिलाई, तो वो कितना मिलाया, वो डिफाइन करता है कि उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की। तो उस टर्म से को जानने से पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करें, सॉल्युबिलिटी। इसे हिंदी में कहते हैं घुलनशीलता। तो हमने 3 बीकर लिए, तीन बीकर्स अवेलेबल है हमारे पास। इन तीनों बीकर्स में हमने क्या किया, पहले वाले में हमने पानी, दूसरे में हमने शहद और तीसरे में हम मान लेते हैं हमने अल्कोहल रखा। तो मैं लिख देता हूं वाटर, हनी एंड अल्कोहल।
ये 3 चीजें हमने मिलाई, पानी, हनी और अल्कोहल, 3 अलग अलग बीकर में ले लिए हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सब में हम चीनी, शुगर, इसे हम इन तीनों में मिला रहे हैं और इन तीनों के टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट कर दिया है। कमरे का तापमान ले लिया, अभी मान लेते हैं कमरे का तापमान 30 डिग्री है, तो कमरे का तापमान नेचुरली 27 या 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे हमने तीनों को घोला। अब हम देखेंगे कि पानी में चीनी घुलने की क्षमता, कैपेसिटी, शहद में चीनी घुलने की कैपेसिटी और अल्कोहल में चीनी घुलने की कैपेसिटी तीनों में डिफरेंट है। इस फिक्स्ड टेम्परेचर पे 27 डिग्री, 27 डिग्री टेम्परेचर पे इन तीनों में अलग अलग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को घोला जा रहा है। तीनों ने अलग अलग चीनी को एक्सेप्ट किया, पानी में, शहद में और अल्कोहल में, इन तीनों में चीनी घुलने की कैपेसिटी, अमाउंट, चीनी घुलने की जो मात्रा है वो तीनों में अलग अलग है। इसलिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी सॉल्वेंट कितना सॉल्यूट अपने अंदर घोल सकता है उसे कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, कितना वो घोल सकता है, उसे कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी घुलनशीलता कहलाती है। बिल्कुल यही लाइन आपको लिखनी है। अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर is called its solubility, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या लिखेंगे हम, इट वेरीज विथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। पानी लिया है, ज्यादा घुलेगी चीनी उसमें, शहद बिल्कुल ना के बराबर, और अल्कोहल में भी ना के बराबर। अल्कोहल वैसे भी हाइड्रोकार्बन है तो चीनी को एक्सेप्ट नहीं करता है। दूसरा, इट वेरीज विथ चेंज इन टेम्परेचर, इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने तीनों लिया है, अब मैं क्या करूं, फिर से एक केस कंसीडर करते हैं। मैं 3 बीकर फिर से ले रहा हूं, ए बी सी। अब इसमें फिर से हमने पानी डाला, लेकिन इस बार तीनों केसेस में पानी ही है, तीनों के तीनों बीकर हैं, इनमें पानी ही अवेलेबल है, लेकिन अंतर क्या है, टेम्परेचर में। ये है नॉर्मल वाटर, ठीक है। बी में हमने क्या रखा, आइस्ड वाटर। बेहतर होगा इसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया, ये मैं बता दूंगा आपको कि ठंडा है, बिल्कुल ठंडा पानी है। और तीसरे में हमने क्या लिखा, बॉइल्ड वाटर या बॉइलिंग वाटर, यानी कि इसे मैंने कितने पे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। एक में मैंने नॉर्मल पानी लिया जो हम पीते हैं, दूसरे में हमने क्या किया, बिल्कुल चिल्ड वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है, और तीसरे में हमने क्या किया, गर्म पानी। फिर से इसमें हम क्या मिलाएं, शुगर। तीनों में हमने मिला दिया। फिर से हम एक बात नोटिस करेंगे कि नॉर्मल पानी में जितनी चीनी हम घोल रहे थे उससे कम हम ठंडे पानी में घोल पाएंगे, और उससे कहीं ज़्यादा हम गर्म पानी में घोल पाएंगे। नॉर्मल पानी लिया, मान लेते हैं 10 चम्मच चीनी हम नॉर्मल पानी में घोल सकते हैं। 10 चम्मच के बाद क्या होगा, आपने केस देखा होगा कि पानी घोलते घोलते, पानी में चीनी घोलते घोलते आप देखोगे चीनी के दाने घुलेंगे ही नहीं, वो नीचे बैठे रह जाएंगे। उस केस में क्या हुआ, वो पूरी तरह से पैक हो गया, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी जगह भर गई। वो उसे हम पढ़ेंगे, उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो पानी में चीनी तब तक घुलेगी जब तक जगह उसमें है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह है तो चीनी घुल रही है, जगह खत्म तो चीनी घुलना बंद।
तो नॉर्मल वाटर में हमने मान लिया कि 10 चम्मच चीनी हमने घोल दी, उसके बाद चीनी घुलना बंद हो गई। आइस्ड वाटर में 5 या 6 चम्मच। एक्सपेरिमेंटली हम अगर देखेंगे तो नॉर्मल के कंपैरिजन में कम। उसी तरह से बॉइल्ड वाटर, जो पानी बिल्कुल खौलता हुआ पानी है, उसमें हम चीनी घोलें तो ज़्यादा चीनी हम घोल पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही हमने पानी को गर्म किया, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने लगा, और डिस्टेंस बढ़ने से क्या हुआ, चीनी ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें घोल सकेंगे। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसकी क्या इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपने ऊपर कॉपी कर लिया है। मैं इसे मिटाकर फिर लिखता हूँ। तो हम लिखेंगे solubility increases with increase in temperature। जैसे जैसे हम पानी का तापमान, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सॉल्युबिलिटी increases due to increase in intramolecular space between H2O molecules। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं 3rd और 4th चैप्टर में डिटेल में। तो आप उसके लिए टेंशन ना लो। अभी आप जान लो कि जो पानी हमने लिया है उसमें बहुत से पार्टिकल्स होते हैं, उससे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें चीनी घुलने की कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। इसे आप फाइनली कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या लिखे हैं, पहला पार्ट हम लिखें, या हम इसे ऐसे लिखें, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन describes its concentration। ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट मिला रहे हैं, वो बताएगा कि उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूट की, कितना प्रेजेंट है वो, कितने में कितना। इसी चीज को निकालने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन का टर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी विलयन की क्षमता कितनी है, शक्ति कितनी है। इसके लिए हम क्या पढ़ें, सबसे पहले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि हिंदी में असंतृप्त घोल। अब मान लो किसी शादी में हम गए और हमें बहुत तेज की भूख लगी है, हम सब खाए जा रहे हैं, हमारा पेट नहीं भर रहा। पेट नहीं भर रहा इन द सेंस हम तृप्त नहीं हो पा रहे, संतुष्ट नहीं हो पा रहे। इसी टर्म को कहा गया अनसैचुरेटेड, कि अभी और भी आना बाकी है। पेट नहीं है, ब्लैक होल है। ठीक है, भरता ही जा रहा है और हमारी भूख नहीं मिट रही। तो उस केस में हम क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। हम सारे के सारे जितने भी लोग खाए जा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा हमारा, तो उस टाइम पीरियड तक, जब तक कि पेट हमारा ना भरे, हम कहलाएंगे अनसैचुरेटेड पर्सन्स। उसी तरह से जब किसी सॉल्वेंट में हम किसी सॉल्यूट को घोलें, और तब तक घोलें जब तक कि उसमें पूरा का पूरा वो फिल ना हो जाए, घुलना बंद हो जाए। उस टाइम तक, जब तक कि हम उसमें सॉल्यूट घोले जा रहे हैं, वो घुलता जा रहा है, घोले जा रहे हैं, घुलता जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब संतृप्त नहीं हुआ, अभी भी उसमें घुलना बाकी है बहुत कुछ। तो क्या लिखेंगे, व्हेन मोर सॉल्यूट या मोर अमाउंट of solute can be dissolved in a solution at
particular temperature, then it is called an unsaturated solution. किसी भी विलायक में अगर विलेय की मात्रा को घोला जा रहा है और वो पूरी तरह से तृप्त नहीं हो रहा किसी निश्चित तापमान पे, इस तरह के घोल को हम क्या कहते हैं? असंतृप्त घोल। उसी तरह से सैचुरेटेड की डेफिनेशन पे भी लिख देता हूं मैं यहाँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि संतृप्त घोल। तो क्या लिखें? व्हेन नो मोर अमाउंट of solute can be dissolved in a solution at a particular temperature, then it is called a saturated सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं? संतृप्त घोल कहते हैं। ठीक है, जब तक घोला जा रहा है वो क्या है? अनसैचुरेटेड। जैसे ही घुलना बंद हुआ वो हो गया सैचुरेटेड। यही दोनों में फर्क है। अब इसे आप कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूलेस कि कॉन्सेंट्रेशन निकालते कैसे हैं। चीनी है, नमक है, पानी है, इन सबको घोल रहे हैं तो चीनी कितना घुल गया, नमक कितना घुल गया, ये सारी चीजें हम कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसे आप कॉपी करें। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन इनटू 100। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ हम चलेंगे तो हम 3 कैटेगरी में इसे बांटते हैं: मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये तीनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं। पहला होता है मास बाय मास परसेंटेज। इसके लिए लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉन्क। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हुआ इसका पहला फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन इनटू में 100। कितनी चीनी मिलाई और कितने ml का सॉल्यूशन बनाया, कितने ग्राम का सॉल्यूशन बना, उसे इनटू करेंगे 100 तो हमारे पास आ जाएगा मास बाय मास रेशियो, कितने ग्राम चीनी कितने ग्राम पानी में घुली हुई है। दूसरा आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। यहां आएगा आपके पास फॉर्मूला concentration of solution equals to mass of solute upon में volume of solution into में 100। mass of solute लिखा और volume of solution लिखा। 10 ग्राम चीनी, ठीक है, और उससे बना 110 ग्राम सॉल्यूशन पानी और चीनी का। इसका मतलब हमने पानी कितना लिया? 100 ग्राम। 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी तो 110 ग्राम का सॉल्यूशन बना। तो ऊपर लिखेंगे 10 और नीचे लिखेंगे 110, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरे फॉर्मूले के लिए हम लिखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
परसेंटेज, इस बार फिर से लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि घोल की सांद्रता, हिंदी में से लिखते हैं घोल की सांद्रता। ठीक है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो सॉल्यूट को भी वॉल्यूम में लेना है और सॉल्वेंट को भी वॉल्यूम में लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये आ गया आपके पास 3 फॉर्मूले। इन 3 फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा कि किस केस में मास देना है, किस केस में वॉल्यूम, और किस केस में वॉल्यूम और मास दोनों लेने हैं। इसे आप कॉपी करें। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी, सस्पेंशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से ये बिहेव करते हैं। साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, किसी मिक्सचर से उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग मेथड से कैसे हम अलग कर सकते हैं। अलग अलग मिक्सचर्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन सारे मेथड्स को हम पढ़ेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।